So next we have is what is the value of attributing the extreme events to the climate change. तो climate change models जो हैं यहाँ पे बात हो रही है कि how they are bad at capturing the normal rainfall and worse at the extreme ones. तो accuracy जो है regional level के ऊपर वो climate models की कैसे हम बढ़ा सकते हैं, जिसमें हाइपर लोकल विंड मॉडल में एग्जांपल आ जाता है विंड्स ऐप का, जो कि बेसिकली फार्मर्स को बताएगा कि कैसा हमारा इन जो क्लाइमेट है वो होने वाला है आगे आने वाले दिनों में, या फिर कोई भी अगर सडन चेंज आता है इन्वायरमेंट के हमारे क्लाइमेट के अंदर, तो वो इन्फॉर्म करेगा जो भी यूजर्स हैं उनको। तो हाइपर लोकलाइज्ड ऐप विंड्स यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल की तरह देख सकते हैं अगर वे फॉरवर्ड हमें देखना हो तो हिस्टोरिक लायबिलिटी जो है क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज को लेके, लॉस एंड डैमेज को लेके, लीगल लायबिलिटी को लेके गवर्नमेंट की, कॉर्पोरेशंस की, जब भी कोई एडवर्स इवेंट होता है जैसे कि फ्लड आया या ड्रॉट आया, तो कैसे हम डिफाइन करेंगे कि जो लॉस एंड डैमेज हुआ है वो फ्लड की वजह से हुआ है, मैनमेड है, विंड की वजह से हुआ है, सैंडस्टॉर्म की वजह से हुआ है, जैसे होर्डिंग के केस में हम देख सकते हैं। तो आप किसके साथ आप बेसिकली किसको आप रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे उस लॉस एंड डैमेज के लिए, कौन लीगली लायबल होगा उस डैमेज के लिए। तो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो एक्सट्रीम इवेंट होते हैं वहां पे आप कैसे बेसिकली जो पर्टिकुलरली वर्नरेबल सेक्शन है कैसे आप उनको फंडिंग करोगे। तो पर्टिकुलरली वर्नरेबल कंट्री के अंदर ही आता है इंडिया भी, डेवलपिंग कंट्री है ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, इसीलिए हाईली वर्नरेबल भी है क्लाइमेट चेंज को लेके। तो लॉस एंड डैमेज फंडिंग जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है इंडिया के लिए। क्लाइमेट फाइनेंस जो ग्रीन फंड्स है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इंडिया के लिए। तो क्या यहाँ पे बात हो रही है कि जो लॉस एंड डैमेज फंड है उसको सेपरेटली एडमिनिस्टर करना चाहिए, ये जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है ग्रीन फाइनेंसिंग है उसी के अंदर उसको भी एलोकेट करना चाहिए। तो वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन इसने रिपोर्ट किया हीट वेव्स अक्रॉस द एशिया, वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक, जहाँ पे 40 टाइम्स मोर नियरली 40 टाइम्स मोर लाइकली बाय द क्लाइमेट चेंज। तो अब हीट वेव्स आ रही हैं, इसको भी हम कैसे एट्रीब्यूट हम बेसिकली कर पाएंगे कि जो हीट वेव्स हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से ही आ रही है या फिर मैन मेड है, किसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से आ रही है, या फिर अभी शॉर्ट टर्म के बेसिस पे कैसे आप बेसिकली उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे ताकि वो और ज्यादा विजिबल हो पाए। जो भी एक्सरसाइजेस गवर्नमेंट कर रहा है या डिसकनेक्टेड अगर है गवर्नमेंट इन अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी से, तो कैसे हम आगे लीप फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो जो क्लाइमेट वेदर के जो मॉडल्स हैं उनका रीजनल लेवल के ऊपर भी प्रिसाइज होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीट वेव्स आ रही हैं या इराटिक रेनफॉल आ रही है, उसकी इंफॉर्मेशन पहले से प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैटेलाइट्स के थ्रू हम बड़े लेवल पे तो मॉनिटर करते ही हैं, बट जो रीजनल लेवल है जो हाईली वल्नरेबल ऑलरेडी मैपिंग जो इसरो करता है उसका यूज करके उन वल्नरेबल सेक्शन में स्पेसिफिकली हम मेक श्योर कर सकते हैं कि ऐसे क्लाइमेट मॉडल्स हम डिप्लॉय करें जो कि एक्यूरेट उनको रिजल्ट्स दें। तो हीट वेव जैसे देखा जा रहा है कि नेचुरल फैक्टर्स की वजह से आई है, एल नीनो इवेंट्स की वजह से। तो इसके ऊपर डिबेट होती है कि जो इरिगेशन का इफेक्ट होता है, इरिगेशन जो होता है क्या वो भी हीट वेव्स को इफेक्ट करता है, अर्बनाइजेशन है, ह्यूमन फैक्टर्स हैं, डिफॉरेस्टेशन है, क्या वो भी हीट वेव को इफेक्ट करता है। तो जो लॉस एंड डैमेज फंडिंग हो जाती है एंड में, उसमें भी ऐसा डिफरेंशिएशन क्रिएट करने में हमें फिर प्रॉब्लम होती है। अब हमने देखा हीट वेव आई तो हमने मान लिया कि हीट वेव जो है नेचुरल फैक्टर्स की वजह से आई, बट व्हाट इफ यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इनकी इंटेंसिटी जो थी हीट वेव की क्लाइमेट चेंज की वजह से बेसिकली एम्पलीफाई हुई या ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से एम्पलीफाई हुई। तो ह्यूमन, फाइनेंशियल और कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस, इनका इंटीग्रेशन काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्लाइमेट चेंज एंड लॉस एंड डैमेज फंडिंग को लेके। नेक्स्ट नेक्स्ट इज रिगार्डिंग नेक्स्ट इज रिगार्डिंग Amazon fires off to record start in 2024। तो ब्राजील में लोकेटेड Amazon रेन फॉरेस्ट जो है दे हैव एक्सपीरियंस दी लार्जेस्ट ब्लेजेस पिछले 4 मंथ में।
तो यहाँ पे बात हो रही है, जो अमेजोन है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है, एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देख सकते हैं कि कैसे इक्वेटोरियल रीजन में, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, तो डायरेक्ट सन रेज आते हैं इस टाइम पे, समर सॉलिस्टाइस के टाइम पे, तो अमेजोन जो है वो वल्नरेबल हो जाता है। इसके अलावा एल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो ड्राई कंडीशंस बनाता है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है हमारा अमेजोन वाला एरिया। सो 12,000 स्क्वायर किलोमीटर्स तक जो है, उससे भी ज्यादा जो ब्राजील का रेन फॉरेस्ट है वो बर्न हो चुका है जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में। तो जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि पूरा जो बेसिन है उसको ड्रेन किया जाता है बाय द अमेजोन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज। हमारा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जी साउथ अमेरिका है, उसमें 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया कवर करता है जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है। इसके अलावा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल यहाँ पे पाई जाती है। टेम्परेचर की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक देखा जाता है, बट अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उससे भी ज्यादा टेम्परेचर जो है वो एक्सपीरियंस करता है हमारा अमेजोन रेन फॉरेस्ट। तो ऐसे फॉरेस्ट और भी कंट्रीज में देखे जाते हैं। जो रेन फॉरेस्ट यहाँ पे देखा जा रहा है, जैसे एशिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, अफ्रीका में भी है, देन साउथ अमेरिका में है। इसके अलावा 40% ऑफ जो ब्राजील का टोटल एरिया है वो अमेजोन फॉरेस्ट कवर करता है। एंड इस पूरे फिजियोग्राफी की अगर बात करते हैं तो नॉर्थ साइड में गुयेना हाईलैंड्स लोकेटेड है, और वेस्ट साइड में एंडीज माउंटेन लोकेटेड है। साउथ में बात करें तो वहां पे ब्राजीलियन ब्राजीलियन जो सेंट्रल प्लेट्यू वाला रीजन है, थोड़ा नीचे वाला रीजन है, वो आ जाता है, और ईस्ट में अटलांटिक ओशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं हमारे अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर। मिशेल फैराडे, who assisted Davy's lab, who liquefied many gases in 1823। इसके अलावा कॉन्डो इफेक्ट क्या होता है? तो कॉन्डो इफेक्ट सोमरफेल्ड्स क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल, ये कितना इंपॉर्टेंट है? व्हेन द सिस्टम इज ब्रोकन, तो यहाँ पे बात हो रही है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में। क्या इश्यूज हैं उससे रिलेटेड अगर हम बात करें, क्रिमिनल इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, तो हम बोल सकते हैं कि वर्डिक्ट्स में डिले होता है कुछ कुछ, जिसकी वजह से जो ओवरऑल हमारी पॉपुलेशन है, ओवरऑल जो यूथ है, उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि जो पर्सपेक्टिव है लॉ को लेके, उसके डिलेस को लेके, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा कन्विक्शन रेट जो है, जैसे छोटे केसेस हैं, हिट एंड रन केसेस जैसे यहाँ पे बात हो रही है, या फिर नेग्लिजेंट ड्राइविंग जैसे केसेस में यहाँ पे बात हो रही है, तो कन्विक्शन रेट काफी ज्यादा कम है, दैट इज 30% ओनली। तो वो 90% ऑफ जो ऐसे केसेस है वो अभी भी पेंडिंग है कोर्ट्स में, तो उसके ऊपर यहाँ पे बात होती है। इसके अलावा जो वर्किंग है एफिशिएंट हमारे कोर्ट सिस्टम की, जो जस्टिस सिस्टम है उसकी, तो वहां पे जुडिशियल और पुलिस लेवल पे जो स्टाफ होता है उसकी काफी ज्यादा शॉर्टेज देखी जाती है। इंडिया में अगर बात करते हैं, जैसे यहाँ पे डेटा भी दिया हुआ है कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, पर 1 मिलियन ऑफ पीपल देयर आर 21 जुडिशियल ऑफिसर्स। तो कितना कम नंबर है, जबकि रिकमेंडेड है 50, एटलीस्ट 50 जुडिशियल ऑफिसर्स ओवर अ मिलियन पॉपुलेशन, जबकि अभी 21 है सिर्फ। और जो पुलिस और पॉपुलेशन का रेशियो है वो भी ऐसे ही चलता है, जिसमें 152 पर लाख सिटीजन्स होना चाहिए पुलिस, जबकि नॉर्म्स जो है इतना है अभी 152 पर लाख ऑफ सिटीजन्स दे आर पुलिस ऑफिसर्स, बट होना चाहिए 222 पर लाख। सो 4 लाख पुलिस वैकेंसीज अभी भी हैं। प्रोसिक्यूशन के मामले में भी अगर हम देखते हैं, तो जो बेसिकली विटनेसेस है उनको ट्रेस करने में इतने साल लग जाते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके जो बेसिकली उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी क्रेडिबिलिटी भी कम होती जाती है, क्योंकि मेमोरीज फेड अवे होती जाती है टाइम के साथ साथ। इतना टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो जुडिशियल प्रोसेस है वो होता है। इसके अलावा जुवेनाइल जो जस्टिस सिस्टम है हमारा, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है पुणे के अंदर,
वो सीरियस केसेस हैंडल करता है रिगार्डिंग दी माइनर पेनल्टीज, और वहां पे दिखा जाता है कि लीनियंसी दी जाती है ऐसे केसेस के अंदर जो कि नहीं दी जानी चाहिए। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि पुलिस की ट्रेनिंग होनी चाहिए और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, जैसे ई कोर्ट्स आते हैं, तो ओवरऑल जुडिशियल सिस्टम में एंड पुलिसिंग के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसका इंटीग्रेशन देखा जाना चाहिए। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस जो है उसमें लीनियंसी हमें नहीं देनी चाहिए, तो स्ट्रिक्टर मेजर्स होने चाहिए उन ऑफेंसेस के लिए भी। और पब्लिक की जो अकाउंटेबिलिटी है बेसिकली ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की, जैसे रैश ड्राइविंग एंड ड्रिंक एंड ड्राइविंग की, वो उसके लिए जो पब्लिक अकाउंटेबल है वो भी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी बढ़नी चाहिए हमारी। यहाँ पे जैसे दिखाया भी जा रहा है कि क्राइम जो इंडिया में हुए 2022 में, उसमें इंडिकेट हुआ कि जो 75% ऑफ द केसेस थे दे वर फ्रॉम द डेथ्स इन द रोड एक्सीडेंट्स। किसकी वजह से? नेग्लिजेंस एक्ट, रैश ड्राइविंग की वजह से। एंड 65% ऑफ द हिट एंड रन केसेस जो थे दे हैड बीन चार्ज शीटेड बाय द पुलिस विद इन अ ईयर। तो इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर होना भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके लिए हम बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज, फॉरेंसिक लैबोरेटरीज का यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि स्पीड अप कर पाए हम, एंड जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको भी हम मेंटेन कर पाए। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग ग्रोथ इज फेयरिंग बेटर देन एक्सपेक्टेड। इन्फ्लेशन जो है वो ईज आउट हो रहा है। यहाँ पे बात हो रहा है बाय एनएसओ, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि प्लेज करता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है इट विल बी ग्रोइंग एट 7.3% इन 2023 से लेके 24 तक। तो ग्रोइंग ऑप्टिमिज्म है इंडियंस के अंदर, इकोनॉमिक टेक ऑफ की यहाँ पे बात की जा रही है। जीएसटी ई वे बिल्स को एग्जीक्यूट कंटिन्यू करने की बात हो रही है कि कैसे वो रॉबस्ट ग्रोथ के लिए जो टोल कलेक्शन है उसमें वो हेल्प कर रहा है। फिर कुछ सेक्टर्स की यहाँ पे बात हो रही है जिसमें कि स्टील सेक्टर आ जाता है और सीमेंट प्रोडक्शन सेक्टर आ जाता है, उनकी बूम देखी जा रही है। 2 और 3 व्हीलर्स जो है उन फर्म्स के अंदर भी रजिस्ट्रेशन में ग्रोथ देखी गई है। तो जो ओवरऑल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो ग्रो हुआ है बाय 1.1% अप्रैल के अंदर। एंड जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें भी हमने देखा कि इंक्रीज हुआ है, बट कंसर्न्स है किसके ऊपर? दो चीजों के ऊपर, एक तो जॉब अवेलेबिलिटी को ऊपर ऊपर और वेजेस को लेके। तो फूड और कोर इन्फ्लेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनका अनइवन जो पेस है तो उनका अलाइनमेंट होना काफी ज्यादा जरूरी है। Studies on cost of heating up of the planet and points to need for building resilience against the climate change. तो वर्ल्ड जीडीपी जो है इट वुड हैव बिन 37% हायर टुडे अगर कोई ग्लोबल वार्मिंग होता ही नहीं 1960 से लेके 2019 के बीच में। ऐसा कहना है बाय रिसर्च पेपर जो कि पब्लिश किया गया बाय यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च। तो 37% ज्यादा होती ग्लोबल जीडीपी जो है। किसका इम्पैक्ट देखा गया है? हीट वेव्स का इम्पैक्ट देखा गया है, फ्लड्स का, स्टॉर्म्स का, जो कि प्रोडक्टिविटी कम करता है, लाइवलीहुड को इम्पैक्ट करता है डायरेक्टली। एंड इकोसिस्टम है जैसे ड्राई लैंड, इन पे और भी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है ड्राई लैंड्स के लिए, रेंज लैंड्स के लिए, यूएन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन। तो सोशो इकोलॉजिकल रोल जो है पैस्टोरलिस्ट का, उनकी भी यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे वो टोटली डिपेंड करते हैं इन इकोसिस्टम के ऊपर। तो इन इकोसिस्टम्स को ही नहीं बचा रहे हैं हम सीधा, हम पैस्टोरलिज्म को भी सीधा सीधा बचा रहे हैं, जो कि उनका एक वे ऑफ लाइफ है जिसमें बहुत सारी कम्युनिटीज आ जाती हैं, गुज्जर्स आ जाते हैं, मालधारी आ जाते हैं। तो उनका इंटीग्रेशन भी जरूरी है हमारे मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर, ताकि जो गैपिंग है हमारे रूरल और अर्बन के बीच में उसको भी हम कम कर पाए। डेवलपमेंटल चैलेंजेस के साथ बेसिकली हम उनको केटर कर पाए। बुकर प्राइज की यहाँ पे बात हो रही है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज की। जेनी एरपर एरपन बैक
को मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज यूनिक वॉइस के लिए। फर्स्ट जर्मन राइटर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। फिक्शन गैदरिंग स्टोरीज जो हैं वो ये लेके आती थी, पॉलिटिकल सिस्टम्स को लेके, लव को लेके, लाइफ को लेके, अबाउट इनोसेंस, अबाउट आइडियोलॉजीज। जिसमें इन्होंने एक ऐसे लिखा, ऐसे था इनकी बेसिकली नॉवेल से, आई बिकम मी। देन इमानुअल कांत की यहाँ पे बात हो रही है, उनके आइडियल्स की और उनके टीचिंग्स की, कैसे वो हमारा एंशियंट गाइड की तरह काम करता है। इमानुअल कांत की अगर बात करें तो जर्मन फिलोसोफर थे। इसके अलावा आइडिया ऑफ ड्यूटी के बारे में बात करते थे, डियोंटोलॉजिकल थ्योरी देते थे। डियोंटोलॉजिकल थ्योरी मतलब बोल सकते हैं हम रीजनिंग कि कैसे जो डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज हैं वो हमारा इट इज सीन एज अ मॉरल इन वर्च्यू, ताकि बेसिकली ओबीडियंस और ऑब्लिगेशन जो है हमारी ड्यूटी को लेके, हमारे मॉरल लॉज को लेके, वो हम मेंटेन कर पाए। तो इंडिविजुअल लेवल पे रैशनल थिंकिंग की वो बात करते थे, वाइडर लेवल पे मॉरल ड्यूटी हमारी क्या है उसके बारे में वो बात करते थे। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, परपेचुअल पीस, ये उनका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है। इसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड ईरान रिकनेक्ट। रिसेंटली हमने बात की थी चाबार पोर्ट के बारे में, जो कि इंडिया के लिए एक्ट करेगा एज एन bypassing opportunity to bypass the Pakistan for trading with Afghanistan and also with the Central Asian countries, जहाँ पे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से वो लिंक्ड है, जिसमें वो आगे भी लिंकेज बेसिकली इंडिया की बढ़ाता है। तो इंडिया और चाइना की अगर यहाँ पे टाइज की बात करें तो कल्चरल और इकोनॉमिक दोनों ही टाइज एंशियंट टाइम से इंडिया और ईरान के बढ़ते आ रहे हैं, जिसमें लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस, कल्चर और ट्रेड का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। 1947 के बाद इंडिया और ईरान में बेसिकली डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो थे वो सेटअप एस्टैब्लिश हुए। कोल्ड वॉर के टाइम पे हम देख सकते हैं कि इंडिया जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था, एंड ईरान जो है इट वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों कंट्रीज जो हैं उस टाइम पे कॉर्डियल रिलेशनशिप्स मेंटेन करते थे। ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ 1979 में, जिससे एस्टैब्लिशमेंट हुआ इस्लामिक रिपब्लिक का, एंड वहां से एक टर्निंग पॉइंट हम बोलते हैं कि देखा गया। बट ईरान के शिफ्ट के बाद भी आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन के अंदर जो शिफ्ट देखा गया ईरानियन रिपब्लिक के बाद, उसके बाद भी जो ईरान इंडिया था इट कंटिन्यू टू एंगेज विद ईरान, क्योंकि रीजनल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए अपने टाइज मेंटेन करना। सो जो एनर्जी के अंदर कॉपरेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस का, जिसमें ईरान काफी ज्यादा लीड करता है, वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट था। तो जो इंडिया है अपनी ग्रोइंग इकोनॉमी थी, ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी नीड थी हमारी वो भी ज्यादा थी। इसलिए अर्ली 2000s में ऑयल सप्लाई को लेके एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन हुआ दोनों के बीच में, जहाँ पे प्रोजेक्ट जैसे कि ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, इनके ऊपर डिस्कशन हुए एंड एग्रीमेंट साइन हुए। तो वेस्ट एशियन रीजन के अंदर ईरान जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के लिए। कॉमन ग्राउंड भी है, जैसे रिसेंटली जो स्टेबिलिटी के इशू हुए थे, तालिबान का ओवरटेक हुआ था ओवर दी अफगानिस्तान, तो स्टेबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान के बारे में दोनों ही कंट्रीज बात करती हैं, ईरान ऑल्सो एंड इंडिया ऑल्सो। आईमेक है इसके अलावा, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, G20 समिट में जिसको अनाउंस किया गया। तो ये प्रोजेक्ट जो है शिप के थ्रू और रेल लिंक के थ्रू कनेक्ट करेगा इंडिया को इसराइल के साथ वाया द यूएई एंड सऊदी अरेबिया। तो इसको भी, ये भी स्ट्रैटेजिक माना जाता है, क्योंकि इंडिया की कमिटमेंट दिखाता है अपने आप को इंटीग्रेट करने की जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वेस्ट एशिया के अंदर उनके साथ।
यूएस के सैंक्शंस का इम्पैक्ट की बात अगर करें, जो कि रीइम्पोज कर दिए गए थे ईरान के ऊपर, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था उनके बाद 2018 में, जिसने इम्पैक्ट किया डायरेक्टली इंडिया और ईरान के इकोनॉमिक रिलेशंस को। तो सैंक्शंस जो थे, जो इंडिया इंपोर्ट करता था ऑयल फ्रॉम द ईरान, उसमें काफी ज्यादा रिडक्शन हो गया, जिसकी वजह से इंडिया को ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स की तरफ जाना पड़ा। एंड बेसिकली इकोनॉमिक एस्पेक्ट के अंदर बात करें अगर बायलेटरल रिलेशंस में, तो थोड़ा स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप हो गया था। चाहबार पोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि 10 ईयर लॉन्ग एग्रीमेंट है, 10 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट है। एंड ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान में, जो कि दैट इज फंडेड बाय, जो कि पार्ट है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी, उसको बाईपास करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एंड गल्फ ऑफ ओमान के अंदर लोकेटेड है। हम्म। तो हम बोल सकते हैं कि मल्टी लेवल या मल्टी फेसेटेड फॉरेन पॉलिसी जो है उसका होना काफी ज्यादा जरूरी है, जैसे कि इंडिया करता है, जो कि रिलेशन भी अपने मेंटेन करता है ईरान के साथ, यूएस के साथ, और बाकी जो रीजनल प्लेयर्स हैं उनके साथ भी। सो मल्टीपोलैरिटी का प्रिंसिपल देखा जाता है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के अंदर। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, एंड वी हैव कवर्ड मेनी important topics from today's discussion, जिसमें we have also talked about one second, जिसमें वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ हेल्थ केयर एड्स आर वॉयलेटिव एंड हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा 24/7 ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर्स जो थे, कैसे वो बून भी हैं और बेन भी हैं। इसके अलावा द क्वालिटी इशू फॉर मेड इन इंडिया ड्रग्स, जिसमें CDSCO CDSSCO इट विल बी इशूइंग दी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन, एंड पहले जो है वो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज करती थी। उजानी डैम इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र के अंदर, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी भीमा उसके ऊपर लोकेटेड है। देन हाउ द एवोल्यूशन ऑफ बायलेटरल मैटर्स ऑफ चाइना एंड रशिया डिड। इसके अलावा फाइनेंशियल क्राइम्स दैट आर साइबर साइबर बेस्ड, उनके लिए कैसे डील कर सकते हैं, जो कि ट्रांस नेशनल है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ द रेंज लैंड्स, यू UNCCD का रोल इसके अंदर। इसके अलावा फॉर्म 17C एंड जो पोलिंग एजेंट्स हैं उसको कैसे 6,000 जो कि चाहिए होते हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, तो जो छोटी पार्टीज हैं वो कैसे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो कैसे उसको सस्टेनेबल बना सकते हैं अपने लिए। देन स्पेस टूरिज्म, क्यों स्पेस टूरिज्म इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्राइवेट रोल की कंपनीज इंपॉर्टेंट, ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स, वर्जिन गैलेक्टिक। फॉरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हमने फॉरेस्ट ऑफिसर्स के नेम देखे, श्रीनिवास, संजय कुमार सिंह। एंड ट्राइबल और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका इंटीग्रेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्निटी के साथ, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा लॉस एंड डैमेज फंडिंग जो है उसमें कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि जो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हुआ है इट इज ड्यू टू, इट इज नेचुरल और इट इज मैन मेड। तो जो लॉस एंड डैमेज प्रोसेस है, क्या उसको ग्रीन फंडिंग के साथ ही इंटीग्रेट कर देना चाहिए या डिफरेंट टोटली प्रोसेस होना चाहिए। इसके अलावा अमेजोन का फिजियोग्राफी ब्राजील के अंदर, जो कि 6,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया जो है बॉर्न हो गया है उसके अंदर। इसके बाद ईरान और इंडिया हमने बात की कि उनके रिकनेक्ट के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ चाबार पोर्ट एंड जो मल्टीपोलैरिटी है इन दी इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इसके अलावा जुडिशियल सिस्टम के अंदर इश्यूज, जुवेनाइल सिस्टम के अंदर लीनियंसी हमें नहीं करनी चाहिए। एंड जो छोटे केसेस होते हैं, जो केसेस होते हैं हमारे रैश ड्राइविंग को लेके, ड्रिंक एंड ड्राइविंग को लेके, उनके अंदर जो कन्विक्शन रेट है वो काफी ज्यादा कम है। जुडिशियल और पुलिसिंग स्टाफ की कमी है, जिसको हमें उस गैप को फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इमानुअल कांत की आइडियोलॉजी। इसके अलावा जेनी एरपेनबेक, जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। So these are the key highlights for today's newspaper. And thank you so much for joining, everyone. It was a very fruitful session, a very fruitful discussion. Thank you so much for joining Ansarkari, and keep watching.